तो देखते जाओ बेटा, वन बाय वन क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है 1 से लेके 3 तक। किसी का प्रॉब्लम? थोड़ा जल्दी करेंगे तो आज अपने चैप्टर खत्म कर देंगे। इसके साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी आइडिया दे दूंगा मैं आपको। 1 से लेके 3 तक बेटा, किसी का प्रॉब्लम? 1 2 3। नो सर, इससे पहले वाली डीपीपी भी डिस्कस नहीं हुई थी। अच्छा, वो क्या केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड थी? यस सर। कोई बात यस नहीं सर, बेटा, केमिकल। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। अभी मैंने ये शेयर किया आपसे क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ डायरी में, वो कल नेक्स्ट टाइम कर लूंगा मैं आपसे। अभी इसमें देख लो आप, 1 से सर लेके इसमें 3 तक। फर्स्ट से लेके 3 तक अभी कुछ बोला था बेटा? किसे फर्स्ट बोला था? किसने क्या बोला? फर्स्ट देखो, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन। क्या पढ़ा था हमने बेटा? के इज इक्वल टू ए ई ए अपॉन आर टी। तो ये वो फ्रैक्शन है बेटा मोलिक्यूल का जो एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी रखता है। ए एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन आर टी। ये फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग इक्वल और ग्रेटर। भाई जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई या उससे ज्यादा हो गई वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये फ्रैक्शन है ई माइनस ए अपॉन आर टी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा आ जाओ 6 तक। किसी का प्रॉब्लम अप टू 6? सर 4 और 5। 4th नंबर प्रॉब्लम देखो, कंसिडर द आर्हेनियस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो इक्वेशन तो वही है जो हमने पढ़ा, यही वाला, के इज इक्वल टू ए ई ए अपॉन आर टी। तो पहला देखो, रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज विद इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी देखो पावर में है और माइनस में है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तभी के इंक्रीज होगा। तो अगर आप रेट कांस्टेंट इंक्रीज करना चाहते हो तो ये इंक्रीज नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। तो पहला गलत हो गया। दूसरा आ जाओ, रेट कांस्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है और माइनस में रिलेशन आ रहा है, ये भी तो ऊपर चला जाएगा। तो आपको मैंने बताया था एक्टिवेशन एनर्जी कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, बस ये बात याद रखना। तो के बढ़ेगा। तो इसमें तो इसने क्या बोल दिया? उल्टा बोल दिया। रेट कांस्टेंट डिक्रीज, अगर रेट कांस्टेंट डिक्रीज कर रहे हो तो टी डिक्रीज होना चाहिए, ई ए इंक्रीज होना चाहिए विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग आपकी जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमें करेक्ट ऑप्शन लेना है। तो करेक्ट ऑप्शन में उसने रिलेशन क्या बताया था? ए और ई ए को टेम्परेचर पर डिपेंडेंस नहीं बताई थी, एक अजम्पशन लिया था बेटा। सिर्फ उसने के और टी का रिलेशन लिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये दे इस पर कांस्टेंट अप, रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक्टिवेशन इंक्रीज डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के इंक्रीज होगा। और कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ रेट कांस्टेंट डिक्रीज लिखा हुआ था इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन ये आ गया। बस ये याद रख लो। किसी भी अभी मैंने आपको देखो लास्ट में फाइनली मैंने आई डिस्कस्ड विद यू इन लास्ट क्लास दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो के बढ़ेगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा के बढ़ेगा। तो ये दो चीजें देखनी है आपने। कैटलिस्ट डालते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोलिजन बढ़ जाती है, इसलिए के बढ़ता है। तो ये आ जाएगा बेटा करेक्ट। 6 तक बेटा किसी का? हाँ बोलो बेटा। सर 5। नहीं, एक कोई बच्चा बोल। बी 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 फॉर बेबी। यस सर। तो बी बी ऑप्शन में तो बेटा डिक्रीज कह रहा है वो। तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली नहीं होगा ना, हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली देखना है आपको। विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज नहीं, हम टेम्परेचर इंक्रीज के साथ देखते हैं, तब ये रिलेशन आता है आपके पास। हम इनवर्स जो प्रोपोर्शनल चलते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। आपका अच्छा क्वेश्चन है कि डिक्रीजिंग में ये प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिलते हमें, इंक्रीजिंग में मिलते हैं। हालांकि एक जैसे ऑप्शन है दोनों ही,
बी और डी का मैथमेटिकल रिजल्ट निकालोगे एक जैसे आएंगे, तो आप इंक्रीज वाला लेना जब दोनों दे रखे हो। क्लियर? क्योंकि जब टेम्परेचर Yes, बहुत sir. ज्यादा डाउन हो जाते हैं ना, तो तब इफेक्ट नहीं आता रेट पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, टेम्परेचर डाउन होते हैं तो। बेटा 6 तक किसी का और? Sir, 6. Sir, 5. क्वेश्चन नंबर 5। Yes, sir. तो देखो क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस फॉर विच एक्टिवेशन एनर्जी इतनी एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर इतना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी दे रखा है। रेट कांस्टेंट निकालना है तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, k इज इक्वल टू ए ई अपॉन आर टी होता है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रेट कांस्टेंट की, तो लोग ले लो बेटा। अगर लोग k ले लूंगा इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303, थोड़ा कैलकुलेशन है, 1/t रख देंगे। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 35 किलो कैलोरी, आर की वैल्यू गिवन है, देन आप लिख दो log k इज इक्वल टू log ए का वैल्यू गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ए की वैल्यू 1.45 10⁻11 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 35 किलो कैलोरी है, तो किलो को हटा दो, कैलोरी रख दो 2.303, आर की वैल्यू 2 कैलोरी होता है। टेम्परेचर गिवन है बेटा, टेम्परेचर कितना है आपका 300 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन लिख दो, तो 573 केल्विन। अब सोल्व कर दो, पहले लोग के की वैल्यू निकाल लो, फिर अप्रोक्स के की वैल्यू निकाल लो, तो कैलकुलेट हो जाएगा। कर लोगे बेटा? कैलकुलेशन बना लेना। कर लोगे या बता दूं कैलकुलेशन? Sir, बता दूँ. अच्छा बेटा, कैलकुलेशन भी बता देते हैं। लोग 1.45 10⁻11 है, तो कितना आ गया, 11 आगे आ गया। और लोग 1.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 प्लस लोग 1.45, लोग 1.45 का वैल्यू लिख दो, लोग 2 होता है तो कितना वैल्यू होता है, लोग 1 का वैल्यू 0, लोग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.4, तो अप्रोक्सीमेट 0.2 वगैरह ले लो, 0.3 ले लो, कुछ भी ले लो। इधर आ जाओ, ये माइनस कर दो, इसको सोल्व कर लो, ये 1000 है, ये 2.303 है, 2 है। अब आप इसी में क्लास खराब करना चाहो तो मैं कर दूंगा आपका, 35,000 मल्टीप्लाई डिवाइड करता रहूंगा, कैलकुलेशन कर लो तो कर लेना। ये 273 है, अब 1000 से 273 को करूंगा, ये अब कैलकुलेट कर लो कितना जाएगा। अब 1000 डिवाइडेड बाई 273 कितने पे ले जाऊं, 3 पे, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7, 10 में से 9 गए 1, अब यहाँ 9 रह गया, 9 में 1 गया 8, 9 में 7 गए 2, 281 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 4 पे भी जा सकता था ये, तो 4 पे चला गया, तो अप्रोक्सीमेट आपने 4 पे ले गए इसको, तो ये 4 पे ले गए। अब 4 पे ये 2.303 है और ये 35 है, तो अप्रोक्सीमेट ये चला गया, ये 4 चला गया आपका 2 पे, और 35 टू 70 11 प्लस 0.2, अब ये 2 आपका आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया फिर, तो -35, और इधर देख लो कितना आ गया आपका 11.02, तो यहां से भी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो भी वैल्यू आ गई आपकी कैलकुलेट किया कितना आया था, ये आया था 35, अभी 573 से लिया 2 पर, 573 नहीं किया था ना मैं, 273 नहीं है 573 है ये, 573 है तो 2 पे गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया आपका, 2 2 4, 4 5 7 जा 35, अप्रोक्सीमेट 7 हो गया, 11.02 -7 आ गया, 7 चला गया 4.02 आ गया, अप्रोक्सीमेट लोग के की वैल्यू 4 आ रही है आपकी, लोग के की वैल्यू 4 आ रही है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻4 के पास आएगी, तो जो इसके पास आंसर हो वही हो जाएगा, ये आ गया आंसर आपके पास। बट इसमें क्या है, थोड़ा बिल्कुल देखो, ये -4 है +3 है, तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 7 को 10 लोगे ना 10⁻4 आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आ जाएगा। तो लोग की कैलकुलेशन में मैथ आनी चाहिए बेटा, केमिस्ट्री से ज्यादा मैथ आना चाहिए, तो लोग कैलकुलेट हो जाएगा फिर।
Sir, sixth question. सिक्स्थ कह रहा है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बाय आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस वही बात है जो अभी मैंने पिछली बार कही है, केमिस्ट्री से ज्यादा मैथ आना चाहिए। K इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी, ये तो केमिस्ट्री सीख ली। अब आपको ग्राफ खींचने हैं, नेचुरल लॉग ए दे रखे हैं, तो नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग ए, तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। 9th 7th 8th क्लास की मैथ आनी चाहिए ग्राफ वाली। log k इज इक्वल टू वाई एक्सिस होता है, log a इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू इंटरसेप्ट c होता है, माइनस ये स्लोप होता है एम ए, और इज इक्वल टू एक्स, तो x और a के बीच ग्राफ खींचोगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। log k और 1/t के बीच ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो किसके बीच ग्राफ खींचोगे? नेचुरल लॉग के और 1/t के बीच खींचोगे। इस चैप्टर में यही है बेटा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है लॉग वाली, जिसको वो ज्यादा आती है तो वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। 10th वाली जो लॉग 9th 10th में करते हो वो ज्यादा है तो फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। सर, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ, अगर उसका ग्राफ खींचेंगे तो वो मतलब स्लोप 0 हो जाएगा, लेकिन उसका भी स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता है। अच्छा आप कह रहे हो नेचुरल लॉग ए हमेशा कांस्टेंट के लिए ग्राफ नहीं खींचा जाता बेटा, वेरिएबल होते हैं उसी में खींचा जाता है। तो ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही आएगा। तो कांस्टेंट का ग्राफ खींचोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ले लॉग ए और किस टी कुछ भी ले लो तो वो स्ट्रेट आना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ऐसे आएगा वो। क्लियर? क्योंकि ए इज इक्वल टू आर एन एस फैक्टर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का ग्राफ नहीं होता बेटा, वेरिएबल का ग्राफ होता है। एक चीज को बदलूं दूसरी चीज बदलनी चाहिए, उनके बीच ग्राफ होता है। एक चीज को बदलूं दूसरी चीज बदलती नहीं है तो इसका मतलब कांस्टेंट रहती है, तो फिर ग्राफ नहीं बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा फिर। क्लियर बेटा? डाउट क्लियर हो गया ना आपका? यस सर। सर, क्वेश्चन नंबर 11। पहले बेटा इधर आ जाओ, जो ये कर रहे हैं अपने 7 से लेके 9 तक किसी का प्रॉब्लम हो। सर क्वेश्चन 9। नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन किलो जूल में दे रखी है, एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ये सेकंड में दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो वापिस वही है बेटा, कैलकुलेशन है सिंपल, के इज इक्वल टू ए ई ए अपॉन आर टी। अब कहता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन दे रखी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो रेट कांस्टेंट दे रखा है और ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो इसको लॉग सोल्व कर लो, तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, चलो तरीका मैं बता ही देता हूँ, ये ई ए अपॉन नेचुरल लॉग की बजाय log 10 ले लिया तो 2.303 आ जाएगा आर टी। तो log k में किसकी वैल्यू दे रखी है? देखो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट k की दे रखी है, तो log k की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। log a की वैल्यू शायद निकालनी है आपको, a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है क्या? ये कितना दे रखा है? 15.7। तो द एक्टिवेशन एनर्जी इतना, रेट कांस्टेंट इतना, कैलकुलेशन ये दे रखा है, देखो ई अपॉन 2.303 आर टी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है -15.7। अब आपके log 1.8 10⁻5 की वैल्यू दे रखी होगी, देखो तो log 1.8 की दे रखी है ये देखो, तो log 10⁻5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 प्लस log 0.18 की वैल्यू दे रखी है 0.2253, कैलकुलेट कर लेना, ये log a आ जाएगा, ये 15.7 आ जाएगा। तो ये सोल्व कर लो, अप्रोक्सीमेट निकाल लो, तो -4.75 आ गया। -4.75 में इधर ले आओ, ये आ जाएगा +15.7 इज इक्वल टू, घबराया मत करो बेटा, कैलकुलेशन से कैलकुलेशन किया करो। आप कैलकुलेशन देखते टिक कर देते हो कि ये तो नहीं हो पाएगा,
अब मैं सर से पूछ लूंगा, घबराया मत करो, किया करो, उसको आंसर मिलेगा फिर आपको। तो ये वैल्यू आ गई देखो, तो ये वैल्यू आ गई, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गया अप्रोक्सीमेट 10.9 आ गया ये, क्योंकि 15.7 में से 4.7 हटा दिया हमने, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो log a की वैल्यू जो है उसका log आ जाएगा, log a, तो एंटी log लेना होगा, तो log a इज इक्वल टू कितना आया, इधर कुछ वैल्यू दे रखा होगा 10.19, तो इधर भी आना चाहिए बेटा 10.19, तो इधर देख लो कहीं कोई दिक्कत रहा होगा, तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ये 2.3 दिया आर टी अपॉन, इधर इतने दे दिया ई अपॉन 2.303 आर टी, सारा मिला के 15.7 दे दिया, ठीक है। ये इधर आया तो प्लस का हो गया, ये log 10 माइनस 5 तो माइनस 5 प्लस log ये इतना, तो log माइनस 5 में तो 4.25 हटा दिया हमने, तो माइनस 4.75 आ गया, 15.7 आ गया, तो log a इज इक्वल टू 4.7 अप्रोक्सीमेट हटा दें, तो 15 में से 4.7 हटा दोगे तो 11.7 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये 10.9 वगैरह कुछ आ गया। तो ये log a की वैल्यू आई है, दोनों तरफ एंटी log लेंगे ना, बोल ही दिया उसने एंटी लॉग, इसका भी एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लो, तो log a का एंटी लॉग लेंगे a आ जाएगा, 10.9 का एंटी लॉग लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 91.94, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ये log एंटी लॉग आते नहीं, तो इसलिए वैल्यू दे के रखता है वो, कहता है एंटी लॉग इतना होगा, log हटाओगे एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, एंटी लॉग a का ले लेंगे तो ये वाला एंटी लॉग 10 पॉइंट ये वाली वैल्यू है, इसका एंटी लॉग ले लो तो इतना आंसर आ जाएगा। 12 तक देखो बेटा किसी का, और 12 तक अप टू 12, सर 11th और 12th। in the presence of catalyst, activation energy of reaction is lowered by 2 calorie at 20, hence rate will be, भाई रेट क्या होता है, के, रेट कांस्टेंट के, ई अपॉन आर टी होता है। अब वो कहता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है 2 पॉइंट कैलोरी कम होगी 27 डिग्री सेल्सियस पर, द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन इज हैंस रेट विल बी, तो 2 कम हो गई है, तो एक बार कम कर दो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो एक बार क्या रिलेशन आया, log k1 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन, एक रिलेशन बताया था मैंने वही यूज करना है, 2.303 आर टी, एक लिया आपने log k2 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डैश अपॉन 2.303 आर टी। जब आपने कैटलिस्ट की एब्सेंस में लिया तो ये हुआ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में के इंक्रीज हो गया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हो गया, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, सारे डेरिवेशन मैंने थ्योरी में सिखाए थे आपको, वो इसीलिए दिए थे कि यहाँ पर यूज करो आप उन चीजों का। तो log k2 अपॉन log k1 सारी इक्वेशन माइनस कर दो, log a माइनस ई ए डैश कर देते हैं 2.303 आर टी, फिर माइनस माइनस log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, सारा डेरिवेशन दोबारा कर रहे हैं जो पिछली क्लास में किया था, अगर आपको डेरिवेशन डायरेक्ट याद होता तो डायरेक्ट कर लेते आप, लेकिन क्योंकि अभी आपको लगा ही नहीं, पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ है, तो हमें सारा करना पड़ेगा। तो log ये क्या हो जाएगा, log k2 अपॉन k1, log a से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉमन आ गया 1 अपॉन 2.303 आर टी, ये आ गया ई ए माइनस ई ए डैश, तो ये जो चेंज आया है वो उसने बताया कितने का हुआ है, 2 किलो कैलोरी का हुआ है, 2 किलो कैलोरी का हुआ है, तो log सोल्व करूंगा, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.303, कैलोरी में r का वैल्यू होता है 2 कैलोरी, टेम्परेचर गिवन है 27 मतलब 300 केल्विन, और इनटू दोनों का जो चेंज आया है, डिफरेंस आया है 2 किलो कैलोरी आया है, तो कैलोरी में करूंगा तो 2000 हो जाएगा। अब 2 इंटू 300, अब इस चीज को सोल्व कर लो, 2 0 ये कैंसिल हो गए, 2 से ये 10 चला गया, 10 से ये 3 है तो 3.3 आ गया, 3.3 आ गया, तो यहां से 2.3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है देखो, तो 2.3 3.3 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये
1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो कितना चला जाएगा, कैलकुलेशन बना लो ये, तो डिवाइड कर लो ये कितना आ गया। तो देखो log K2 अपॉन K1 1 अपॉन 2.333 RT एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आया 2 किलो कैलोरी, तो मैंने लिख दिया 2 किलो कैलोरी मतलब 2000 का हो गया, ठीक है। 1 अपॉन 2.303 R की वैल्यू 2 आ गई, टेम्परेचर दे दिया उसने 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। इसको मैंने कैलकुलेट किया, 2 जीरो चले गए, एक 3 बाकी है अभी, 2 से चला गया 10, 10 को 3 से किया तो 3.3 अपॉन 2 आ गया। तो log K2 अपॉन K1 अप्रोक्सीमेट निकाल लो कि 33 को 23 से करते हैं तो कितना आंसर आता है। तो 33 को 23 से करोगे तो 23 वन जा 23, तो 10 हो गया 100, तो 15 मतलब 23 अप्रोक्सीमेट 5 कर देंगे हम। तो अप्रोक्सीमेट 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 पॉइंट मतलब 3.3 अपॉन तो 33 अपॉन 1.5 आ रहा है। तो आंसर ऐसे कैसे आ रहा है भाई, आंसर तो काफी अलग अलग दे रखे हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लोवर्ड बाय 2 कैलोरी। तो log K2 अपॉन K1 log A से कैंसिल हो गया था, EA आ गया था, EA अपॉन 2.303 RT कॉमन ले लिया था हमने, इधर आ गया था EA माइनस E डैश, ये एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस आ गया था। एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस 2.303 भी आ गया, हमने रख दिया। एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस कितना कह दिया उसने, लोवर्ड बाय 2 किलो कैलोरी मतलब 2000 कैलोरी, ये भी ठीक कर दिया हमने। इधर लिया 2.303, आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी, ठीक है। और टेम्परेचर दिया उसने 27 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 27 तो 300 आ गया। 300 आ गया तो 300 आने के बाद इसका कैलकुलेशन किया हमने, तो ऊपर 2000 आया था, ये 300 से किया, 2 जीरो चले गए, 3 से 20 चला गया, 10 चला गया तो 3.3, ये सब खत्म हो गए 3.3 अपॉन 2.3, तो 1.5 टाइम आना चाहिए। तो ये आ गया लोग का वैल्यू, लोग K2 अपॉन K1 1.5। अब जरा सोचो कि 1.5 वैल्यू किसकी आती है। अब यहाँ सोचो आप कि लोग K2 अपॉन K1 1.5 वैल्यू चाहिए आपको। तो देखो अगर आपके पास log 2 होता तो log 2 होता तो 100 होता ना, 100 की वैल्यू होती है log 2 की। अगर log 1 होता, log 1 की वैल्यू 10 होती तो 10 और 100 के बीच आंसर आएगा। तो यहाँ आपको log निकालना आना चाहिए। तो 10 और 100 के बीच हमारे पास सारे ही आंसर हैं, 20 28 14, तो एक एक करके निकाल लो। अगर मान लो मैं log 20 ले लेता हूँ, log यहां पर ले लेता हूं कि भाई 20 आ गया, तो 20 आ गया तो 20 कब आएगा, x की वैल्यू रखूं 20 कब आएगा, तो x की वैल्यू क्या रखूं कि वैल्यू 20 आएगी। तो log 20 रखने के लिए हमें कितना रखना पड़ेगा भाई, तो अब ये वैल्यू क्या मैथमेटिकल बात आ गई फिर कि कितना वैल्यू रखूं कि 20 वैल्यू आ जाए। तो भाई कितना रखूंगा, यहाँ log की वैल्यू 20 लाने के लिए कितना रखना, मान लो मैं इस पे रख देता हूँ 28 रख देता हूँ, तो 28 रखूं, कितना वैल्यू रखूं कि ये 28 आ जाए। तो इसका मतलब क्लियर है कि मैं अगर 2 रखूंगा, log 2 की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, इधर 1.2 है ना, इधर 28 x की वैल्यू, log 28 इज इक्वल टू सपोज x रखता हूं, तो log 28 रखूंगा तो कितना आएगा log 28, log 28 कितना होता है अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 5, या कितना रखूं 7 4 जा 28 या 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32 तक जा रहा है ये, लेकिन 28 करना है मुझे, 30 10 इंटू 3 ये भी रख सकते हैं 30 तक। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, तो कितना वैल्यू होता है टोटल 1.47। अगर मैं log 28 रखूंगा यहाँ पर तो ये वैल्यू आएगी 1.5। तो ये वैल्यू कितनी रखें कि इतना आएगा, आप ये वैल्यू रख के देखना log 1.5, तो इसका वैल्यू सोल्व करोगे तो 28 टाइम आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ में कितना, या तो एंटी लॉग लो, एंटी लॉग सिलेबस में नहीं है ना, आप निकाल पाओगे, मेडिकल में इतना पढ़ा नहीं है, तो आप रिवर्स चलो कि यहाँ पर कितना वैल्यू रखूं कि 1.5 आए। तो आप देखो हर एक रख के देखो, पहला ऑप्शन रखोगे log 20, रखो log 20, log 20 को सोल्व करो तो कितना आएगा log 2 इंटू 10, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.4, तो 1.4 आ गया। फिर आप log रखो 28, तो अभी दिखाई हमने, तो 1.5 आ जाएगा। log रखो 14, log 14 रख दो, तो log 14 की वैल्यू निकालो,
log 14 की वैल्यू वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड है निकलना, वैसे निकालोगे तो कितना आएगा? log 14 को क्या रखोगे आप? log अप्रोक्सीमेट या तो 8 इंटू 2 रख सकते हो, 16 थोड़ा नीचे, log 8 की वैल्यू 2, 2 का 3 का पावर ऑफ 4, तो 4 log 2, तो 4.3, तो 1.2 आ जाएगी। तो 1.2 भी नहीं है, 1.5 है। तो सारे आंसर बिल्कुल क्लोज हैं, इसलिए आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, सारी वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। मैं फिर बता देता हूं आपको कि हो सकता है कि आपके लिए ये रॉकेट साइंस हो जाए मेडिकल के स्टूडेंट के लिए कि लोग निकालना है सर तो कैसे निकालें। तो रिवर्स चलो, आपके पास log K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ गई है 1.5। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ तो टेबल दे रखी होती तो एंटी लॉग रखते। अब आप ऑप्शन चलो, अब आप 20 रखो, 28 रखो, 15 रखो। दोबारा बता रहा हूं देखो, क्योंकि मुझे पता है बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। K2 अपॉन K1 अगर 20 रख दिया मैंने तो इसकी वैल्यू निकालो, क्या 1.5 आ रही है क्या? तो log 20 का वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू 10 होगा, इसको रखोगे तो log 2 प्लस log 10 होगा। log 2 की वैल्यू 0.3 और log 10 की वैल्यू 1, तो ये 1.3 आ गया, लेकिन ये 1.5 है, ठीक है। log 28 रख दिया, log 28 का वैल्यू कैसे रख सकते हो? log अप्रोक्सीमेट 30 रख दूं, 30 रख दूंगा तो 10 इंटू 3 हो जाएगा, log 10 इंटू 3 हो जाएगा, तो log 10 प्लस log 3, तो log 10 की वैल्यू 1 और log 3 की वैल्यू 0.47, 71 मतलब 0.48, 1.48 ज्यादा क्लोज आ रही है। देखो ये 1.3 आई, ये 1.4 आई। तीसरा ऑप्शन लगा log 15, log 15 को रखोगे log 5 इंटू 3, log 5 इंटू 3 या 10/2 ज्यादा बेटर है। 15 कितना हो गया? 10/2 से ज्यादा दिक्कत होगी ना, 5 आ गया, 30/2 होगा। तो फिर भाई 5 इंटू 3 रखो, log 5 इंटू 3, log 5 प्लस log 3, log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7, log 3 की वैल्यू 0.48, तो 7 4 11, 1.18 आ गया। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ज्यादा क्लोज तो यही है, तो आंसर 28 आ गया। तो ये रिवर्स चलना पड़ता है, ये मैथमेटिक्स है, लॉग कैलकुलेशन है बेटा। ये तो जितनी प्रैक्टिस सीखोगे, मुझसे ज्यादा मैथ वाले टीचर समझा पाएंगे आपको, या आपने 10th तक जो मैथ पढ़ी है वो कितनी क्लियर है आपको, उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। फिर भी मुझसे जो समझ आया मैंने आपको बताया कि ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट चलो बेटा, 9 के बाद कोई और प्रॉब्लम? सर 12। 9 के बाद 12 भी आया है, कुछ नहीं है इन प्रॉब्लम में, मैं समझ रहा हूँ आपको सिर्फ कैलकुलेशन की दिक्कत आ रही है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं बेटा, वो तो बात कैलकुलेशन की है तो वो सिखाई अब नहीं जा सकती, बस अब उसमें प्रैक्टिस की जा सकती है। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10% राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल, रेट कांस्टेंट दे दिया, डबल हो गया। द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सीधा सा फार्मूला है बेटा के न्यू, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, के ओल्ड इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आ गया? के ओल्ड, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे कैलोरी में निकाल लेना चाहे डिग्री में निकाल लेना, चेंज तो सेम ही आएगा बेटा। 10 से 100 का मतलब चेंज तो 90 का ही है, डिवाइडेड बाई 10, 2 की पावर n को सोल्व कर लेना, 512 आएगा, वही आपका आंसर है। ये चैप्टर बेटा उन बच्चों के लिए बहुत इजी हो सकता है जिनको कैलकुलेशन लाइक करते हैं जो, और जो क्रेमिंग लाइक करते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। जिनको बोटनी जूलॉजी ज्यादा पसंद है, सिंपल लैंग्वेज में जिनको बोटनी जूलॉजी ज्यादा पसंद है उनको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है वो जल्दी कर लेंगे इनको। तो बोटनी जूलॉजी वाले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना ये लोग वोग वाली। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 13 से लेकर के 15 तक किसी का प्रॉब्लम? सर 13। इन ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन A to Y, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज 15 into 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन,
बहुत ही सिंपल, लेकिन बस सिर्फ दिमाग लगाओ, रट्टा मत लगाओ, दिमाग लगाओ। तो इसमें क्या है, 15 है कौन सी वाली, पहले वाली फॉरवर्ड 15 है, ये 9 है, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे। हाँ तभी तो हो पाएगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी 15, बैकवर्ड, अच्छा ये कम है ना, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी 15, ये ज्यादा बता रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन होगी 9, ये बैकवर्ड रिएक्शन की, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इज 10, यहां से ये पोटेंशियल एनर्जी 10 दे दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब इसमें करेक्ट रिलेशन निकालना है। ये ग्राफ बन गया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 25, इधर से देखो, यहां से लेके 10 है, यहां से लेके 15, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी आपका यहां से निकाल लिया। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 24 किलो जूल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई इज 16, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y इज 16, क्योंकि a से y बना रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y इज 16। तो हमें क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी y की निकालनी है, तो y की पोटेंशियल एनर्जी, तो बैक चलोगे। एंड तीसरा क्या है, हीट रिएक्शन ऑफ 6, ये तो ये 9 है, ये 15 है, ये भी 6 है। तो बेटा ये करेक्ट नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल है, तो एंडोथर्मिक करेक्ट है। हीट ऑफ रिएक्शन, ये जो डिफरेंस आया ये वाला हो गया, यहां से लेके यहां तक 15 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कितना आया, 15 और 9 का गैप, 15 और 9 का गैप कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, हीट ऑफ रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 16, ये नहीं कह रहे हम, ये गलत है, क्योंकि 10 आ रही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इधर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इधर, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, जो डिफरेंस निकाला था वो 6 का आ रहा है। तो इन हाइपोथेटिकल, पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन में, सारी चीजें तो उसने दे दी। इन ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए से वाई, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन यहां से लेके यहां तक 15, और बैकवर्ड रिएक्शन यहां से लेकर यहां तक 9 किलो जूल, ये भी ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज 10 किलो जूल, ए की दे दी 10 आ गई, बी यहां चला गया। ये डिफरेंस जो आ गया वो आपका आ गया 10 और 9 6 का, क्योंकि ये 15 है, ये 9 है, ये 6 आ गया, तो ये 16 हो गया। तो निकालना क्या चाहता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन 25 किलो जूल, ये यहां से लेके यहां तक एनर्जी आ गई, 15 और 10 25। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई, ये वाई का आ गया 16 किलो जूल, ये भी करेक्ट। हीट ऑफ रिएक्शन इज 6 किलो जूल, ये भी करेक्ट। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सो नहीं है, एंडो है, क्योंकि हीट एनर्जी बढ़ रही है, पहले यहां है फिर ऊपर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। हीट ऑफ रिएक्शन इज 6 किलो जूल, ये निकाल लो डिफरेंस इन दोनों का, हीट ऑफ रिएक्शन 6 किलो जूल। हाँ अगर मैग्नीट्यूड की बात करता है तो सही है, लेकिन अगर वैसे देखें तो ये क्या है कि हमारे पास एंडोथर्मिक है, यहां से यहां जा रहे हैं, 6 किलो जूल ही आ रहा है, ये करेक्ट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई 16, ये वाई का आ गया, ये भी 16 आ रहा है, वाई यहां पर आ रहा है, करेक्ट हो गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन 25 किलो जूल, तो यहां से लेके नीचे तक ऊपर चले जाओ, 15 ये था, 10 ये था, तो 25 किलो जूल, ये भी ठीक आ रहा है। तो इसमें आंसर ये क्वेश्चन ये होना चाहिए बेटा, इसको करेक्ट कर लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट होगा रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सो नहीं है एंडो है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ये गलत होगा। अदरवाइज बाकी सारे सही है, बाकी सारे ग्राफ्स बनाओगे, ग्राफ से सोल्व करोगे तो बाकी सारे सही आ रहे हैं। नेक्स्ट चलो बेटा 15 तक किसी का और। फिफ्टीन से आगे 17 तक चलो बेटा। सर 16। 16, the rate constant first order reaction become 6 time when the temperature rate 352 for calculate the activation energy of reaction। अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 रिएक्शन निकाल सकते हो।
log K1 K2 टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है 6 टाइम, तो log 6 आ गया ये, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है 2.303 आर की वैल्यू जूल में है तो निकाल लो 8.314 ले लो। टेम्परेचर का डिफरेंस 350 से 400 केल्विन, तो मतलब कितने का हो गया 50 का डिफरेंस, और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 350 इंटू 400। कर लोगे कैलकुलेट बेटा आप। log 6 की वैल्यू रख देना, log 6 की डायरेक्ट वैल्यू लियोगे 3 इंटू 2 होता है 6, तो log 3 प्लस log 2, log 3 की वैल्यू 0.48 अप्रोक्सीमेट लेना, log 2 की वैल्यू 0.3 ले लेना, तो 0.78 वैल्यू रख देना, बाकी हो जाएगा कैलकुलेशन आपका। बाकी ई ए निकालना है, कैलकुलेट कर लेना। 17 तक किसी का और? सर 16। 16 फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप रेट। हाँ, ये बेटा मैंने शायद आपको थ्योरी में नहीं बताया कि जब कभी भी आपको k की वैल्यू दे दी जाए, k इज इक्वल टू K1, सपोज ये क्या दे रखा है K1 K2 है K3 है, ये ऊपर K1 के साथ क्या दे रखा है, दिख नहीं रहा क्लियर। ये वाला K1 K2 K3 दे रखा है, ठीक है। log K1 K2 अपॉन K3 दे रखा है, log K1 K2 K3, क्योंकि हमारा रिलेशन ये होता है K इज इक्वल टू ए, ये पावर में होते हैं, E अपॉन आर टी। तो हमें क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, आज इतना इतना इतना, तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जब भी आपको ओवरऑल एनर्जी निकालनी हो तो ओवरऑल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए कर दो, जो मल्टीप्लाई में वो प्लस कर देना बेटा, K1 है तो एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरा मल्टीप्लाई में एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड, तीसरा डिवाइड है तो माइनस कर देना, क्योंकि ये लोग की प्रॉपर्टी होती है, जो मल्टीप्लाई होते हैं वो प्लस होंगे, जो डिवाइड होते हैं माइनस हो जाएंगे, तो वैल्यू पुट कर देना। तो देखो E A1 दे रखा होगा आपको 40, E A2 50 और -60, तो 50 और 40 90 -60 30, इजी सा क्वेश्चन होता है, ये भी लोग की कैलकुलेशन ही। K इज इक्वल टू इतना है तो एक्टिवेशन एनर्जी पावर में है, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो वो ऐड होंगे, डिवाइड होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 17 तक बेटा किसी का और? अब देखो आज एंड करते हैं इस चैप्टर का हम। तो यहां पर आपने कंप्लीट जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, तो इसमें अब मैं कुछ स्पेशल केस ऑफ जो आते हैं वो लास्ट में बात कर लेते हैं। स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें एक बेटा आता है आपका, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप बोलोगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है, इफ molecularity of reaction is greater than order of reaction, जहां पर रिएक्शन का ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम ना हो, मोलिकुलरिटी ज्यादा हो ऑर्डर कम हो, उसको सर वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी बात नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही सर। हाँ हेलो। यस सर। आ रही है आवाज। हाँ बेटा, कहाँ से लेफ्ट हुए थे आप लोग? मतलब मैं कहाँ से लेफ्ट हुआ था? ये रिएक्शन। शूडो ऑर्डर रिएक्शन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। शूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है इफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितना ऑर्डर आता है उससे ज्यादा मोलिकुलरिटी आ जाए, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर मैच नहीं करें तो उसको शूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपके सिलेबस में मेनली जो मेंशन है वो है आपका फर्स्ट शूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट शूडो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर तो फर्स्ट होगा लेकिन रिएक्शन का मोलिकुलरिटी मोर देन वन आ जाए। इफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन वन बट ऑर्डर इज वन, देन हम बोलेंगे शूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल है बेटा आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को हम ये भी बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, तो ये जो आपका है ये आपका शूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? तो सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें वाटर के साथ तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। एक्चुअल में सुक्रोज अगर प्योर होता है तो लाइट को राइट साइड में घुमाता है, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। लेकिन यही सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है तो ग्लूकोज राइट साइड में घुमाता है, फ्रक्टोज नेगेटिव साइड में घुमाता है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज में लेफ्ट साइड में। लेकिन इसकी वैल्यू हायर होती है तो ओवरऑल इसका रिजल्ट नेट जो आ जाएगा वो नेगेटिव आए। तो स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, ये नेगेटिव साइन हो गया, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ के शुगर। अब ये भी जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे है देखो, जब भी आपको इसको सोल्व करना हो तो आप बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैटेलाइज, ये लिया तो ये कैटलिस्ट है।
कैटेलिस्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द रिएक्शन, स्टार्टिंग में होता है, लास्ट में जैसा मिलेगा वैसा मिल जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा और K भी कांस्टेंट है। तो क्या हो गया, KH को हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया, K और सुक्रोज, तो K न्यू कांस्टेंट आ गया। तो क्या बोल सकते हैं बेटा इस रिएक्शन में हम, थोड़ा सा आज लास्ट एंडिंग में जो बताने जा रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बेटा, ध्यान से करना। तो रेट इज इक्वल टू ओवरऑल क्या आ गया, कोई नया कांस्टेंट और सुक्रोज, लेकिन सुक्रोज के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए ऑर्डर तो फर्स्ट आया है, लेकिन मोलिकुलरिटी देखोगे तो सुक्रोज और H पॉजिटिव आयन दो दो मोलिकुलरिटी दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इसकी जो H पॉजिटिव आयन है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, इसलिए हम कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ सुक्रोज पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑर्डर फर्स्ट आया, मोलिकुलरिटी मोर देन 1 आ गई, 2 आ गई मोलिकुलरिटी। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होंगी आपको वो उसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा ऐसे रिएक्शन में अगर प्रॉब्लम आएंगी तो कैसे करोगे आप, तो देखो हमारे पास एज एग्जांपल सुक्रोज है और सुक्रोज मिलके बना रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब एंगल ऑफ रोटेशन जो हमारे पास आया, स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी इसकी, तो उस टाइम पे बेटा ना ये था ना ये था, टी टाइम के बाद आपने नोट किया तो इसमें से कुछ सुक्रोज चला गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दिया, तो ए में से एक्स चला गया, तो उसने एक्स ये बना दिया, एक्स ये बना दिया। हम बात करते हैं स्टार्टिंग में एंगल ऑफ रोटेशन जो आया आर जीरो आया, जीरो टाइम पर, और वो रोटेशन एंगल सिर्फ सुक्रोज का था। बाद में आपने नोट किया तो वो आपका आर टी आया, वो किसके थ्रू हुआ, सुक्रोज के रीजन से भी हुआ, ग्लूकोज से भी हुआ और फ्रक्टोज का भी, ओवरऑल नेट रिजल्ट आर टी आया। अगर मैं इन्फिनिटी टाइम ले लूं बेटा तो सुक्रोज तो खत्म हो जाएगा जीरो, जितना ये है वो ए आ जाएगा, इसका ए मोल जाएगा तो ये भी ए बनेगा, ये भी ए बनेगा। इस टाइम पे भी एंगल ऑफ रोटेशन नोट कर लिया, आर इन्फिनिटी आ गया, तो आर इन्फिनिटी जो आया वो किसके रीजन से आया, अब सुक्रोज तो है ही नहीं, सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज से आया। तो हमें अगर फार्मूला बनाना है समझने की ट्राई करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, तो आपको मैं एक हिंट देता हूं, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए क्योंकि ये स्पेसिफिक केस है। सपोज आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी को स्टडी कर रहे हैं तो 3 टाइम तो आएंगे, एक जब आप टाइम 0 होगा स्टार्टिंग में स्टडी करोगे कोई प्रॉपर्टी, फिर जब टी टाइम चला गया तब स्टडी करोगे, और जब रिएक्शन कंप्लीट होगी इन्फिनाइट में स्टडी करोगे। इसमें से अगर ये जो होता है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, और ये होता है ए माइनस एक्स, है ना, या आपका ये मान लो लेते हैं हम एक्स टाइम पे आ गया आपका, तो आप जब भी सोल्व करोगे इन्फिनिटी टाइम पे ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ए, टी टाइम के बाद रिएक्टेंट ए माइनस एक्स, और लास्ट में रिएक्टेंट 0 हो गया। तो अगर आप रिएक्टेंट को स्टडी कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक आएंगे तो ये वैल्यू ए को रिप्रेजेंट करेगी, ये वैल्यू ए को रिप्रेजेंट करेगी। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जो भी आपने रोटेशन ऑफ एंगल डिफरेंस लिया है तो क्या आएगा, देखो आर इन्फिनिटी से आर जीरो, स्टार्टिंग टाइम से लास्ट तक रिएक्शन जो हुआ ए से 0 तक वो ए हो गया, और उसमें स्टार्टिंग में एंगल ऑफ रोटेशन जितना भी होगा और लास्ट में जितना रोटेशन एंगल होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं, आर इन्फिनिटी अपॉन आर जीरो, या आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी कह सकते हो, उससे मैथमेटिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। तो यहां से लेके यहां तक ए माइनस एक्स होता है ना, और जो ये वाला वैल्यू होता है आपका, अब यहां पर ए माइनस एक्स और यहां पर 0, तो यहां का मतलब रिएक्टेंट ए था, अब कितना रहेगा ए माइनस एक्स, तो चला कितना गया, तो ये वाली वैल्यू हमेशा आपकी एक्स होगी, और ये वाली वैल्यू इधर वाली ए माइनस एक्स। मान लो अब आपको ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए वाली एक्स यहां है देखो, तो ये क्या है इन्फिनिटी, ये है टी, तो आप लिख दोगे वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या करोगे, के इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए की जगह क्या रख सकते हो, आर इन्फिनिटी माइनस आर जीरो, और ए माइनस एक्स की जगह ये देखो ये माइनस एक्स, ये वैल्यू,
इसका डिफरेंस जो आएगा, क्योंकि ये 0 है, ये माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स ही तो हुआ है, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, जो यहाँ का डिफरेंस है, तो वी इन्फिनिटी से माइनस वी टी, ये आर इन्फिनिटी से माइनस आर टी, तो ये गिवन होगा। आर क्या बता रहा है, रोटेशन ऑफ एंगल, कब, एट 0 टाइम, एट टी टाइम एंड एट इंफिनिटी टाइम। तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो जब भी आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा आ जाए, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आ जाए, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग V इन्फिनिटी माइनस या R इन्फिनिटी माइनस R0 R इन्फिनिटी माइनस RT यूज कर सकते हो। इस ग्राफ को दिमाग में रखना, यहां से लेके यहां तक एंड तक A जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इन्फिनिटी माइनस V0 होगा, या R इन्फिनिटी माइनस R0 होगा, ये X होगा और ये हमेशा A माइनस X आएगा। ऐसे 2-3 एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखो इसी का दूसरा एग्जांपल है एक हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एस्टर होता है बेटा CH3COO C2H5। इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कर दें तो ये क्या करता है, CH3CO इसका, C2H5OH इसका, और OH इसका और H इसका मिलके ये बना देते हैं CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड और एल्कोहल बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, एसिड का वॉल्यूम स्टडी करते हैं, स्टडी द वॉल्यूम ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज, क्योंकि एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हम ये स्टडी करते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम, देखो इसमें रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के। अब देखा जाए तो एस्टर की कंसंट्रेशन भी और वाटर की कंसंट्रेशन भी, लेकिन वाटर यहां पर एक्सेस में होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि के और वाटर ये एक नया कांस्टेंट इज इक्वल टू एस्टर। तो एस्टर के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो रेट का हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा, लेकिन ऑर्डर फर्स्ट है, मोलिकुलरिटी मोर देन 1 है। जब ऑर्डर 1 होता है और मोलिकुलरिटी 1 से ज्यादा होती है, जैसे एस्टर और वाटर, देन हम बोलते हैं ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अब देखो वही आपका क्वेश्चन आ जाए तो वही चीज लगाओ ना। आप क्या करो, एसिड का वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हो, आप न्यूट्रलाइज करते जा रहे हो, वही 3 चीजें लिखो, वॉल्यूम 0 टाइम पर, वॉल्यूम T टाइम पर, और वॉल्यूम इन्फिनिटी टाइम पर। तो यहां से लेके यहां तक अगर स्टडी करोगे, यहां से लेके आप यहां तक स्टडी करोगे तो इसको A बोल दो, और यहां से लेकर यहां तक स्टडी करोगे तो A माइनस एक्स आ जाएगा। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वापस 2.303 T लॉग। अब एक बात है बेटा, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट स्टडी कर रहे हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो आप लिख दो V इन्फिनिटी माइनस V0, और यहां आ जाएगा A माइनस एक्स V इन्फिनिटी माइनस VT। अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो रख देंगे। ये वॉल्यूम क्या होगा, यूज्ड होगा, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH used for neutralization of acid at 0 time, T time and infinity time। ऐसे करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट केस है लेकिन इजी हो जाएंगे, आप ऐसे याद करो इनको। तो आप, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप ऊपर कर सकते हो। ये देखो
ये देखो बेटा, ये रिएक्शन दे दिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ओके बोलो सर, बेटा। थैंक यू। देखो एस्टर, एक चीज और दिखा देता हूं यहाँ, अब ऊपर आई गए तो एक बात और बता देता हूं। देखो एस्टर वाटर और एच पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट भी तो अभी पढ़ा है हमने, कांस्टेंट रहती है उसकी कंसंट्रेशन भी। तो आप क्या कह सकते हो, के डैश किसके इक्वल हो गया, कौन कौन से कांस्टेंट हो गए के डैश में, के डैश में के भी आ गया, वाटर की कंसंट्रेशन भी आ गई एक्सेस वाली, और एच पॉजिटिव भी आ गया। तो मोलिकुलरिटी देखोगे तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एस्टर भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, एच पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन ये एच कैटलिस्ट है तो कांस्टेंट हो गया, वाटर एक्सेस में है तो कांस्टेंट हो गया, तो रह क्या गया सिर्फ एस्टर। तो रेट जो है सिर्फ एस्टर के रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो ऑर्डर फर्स्ट बट मोलिकुलरिटी मोर देन वन, तो ये भी आपकी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलूं आगे। यस सर। तो ये कुछ एग्जाम्पल करने हैं बेटा आपने, जो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। एक आपकी काफी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो है रेडियो एक्टिविटी, डिके ऑफ। सर हाँ बोलो। सर आपने कहा था कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है, हाँ तो फिर जो हमारी सूडो ऑर्डर रिएक्शन है फिर वो भी हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होगी। हाँ, इसमें भी हम क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन लेके चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, स्पेशल टाइप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन होती है जो कॉम्प्लेक्स, जो एक्सेस में होता है ना, या कैटलिस्ट होता है, एक्सेस होगा या कैटलिस्ट होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए उसको ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ऑर्डर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे हम, इसलिए स्पेशल केस हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर भी है, सिंपल भी है रिएक्शन, लेकिन मोलिकुलरिटी और ऑर्डर अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए इसको सूडो ऑर्डर बोल रहे हैं। तो जो एक्सेस हो उसको इन्वॉल्व नहीं करना, जो कैटलिस्ट है उसको इन्वॉल्व नहीं करना रेट में। कैसे, ये देखो एक्सेस और कैटलिस्ट का एग्जांपल ऊपर वाला देखो मैंने, अगर मैं रेट निकालूंगा तो रेट में तो तीनों आ रहे हैं ना, रेट में देखो रेट इज इक्वल टू डिपेंड कर रहा है एस्टर पर भी, वाटर पर भी और एच पॉजिटिव, लेकिन एच पॉजिटिव कांस्टेंट है क्योंकि कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन में तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई चेंज आएगा नहीं, और वाटर वैसे ही एक्सेस में सॉल्वेंट है तो इसमें भी चेंज नहीं आएगा, तो मोलिकुलरिटी तो वन से ज्यादा दिख रही है, लेकिन इनका ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, एस्टर पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा, एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है डिके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं ये आल्सो करते हैं, ये ओबे करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, फर्क इतना होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी does not depend upon condition of temperature and pressure। एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, इस पर ये डिपेंड नहीं करती, लेकिन है फर्स्ट ऑर्डर। तो वैसे तो हम फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिखते थे, के, इसमें क्या होगा कि जैसे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है सपोज, तो इसमें बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होके दूसरे, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और ये स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते रहते हैं दूसरे। तो उसका जो रेट निकालते हैं हम, वैसे देखें ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये कभी खत्म नहीं होते, तो रेट जो निकालोगे, तो आपने तो ये पढ़ा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स।
बेटा बट यहां पर क्या होगा कि हम ए जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, हम पार्टिकल के न्यूक्लियाई लेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहां जो होगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई किसी इनिशियल स्टेज पर, मतलब n0, और a माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा t टाइम पे। तो इसका और k जो होगा, अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो k लिखते हैं, यहां पर k जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये खास डिफरेंस है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इन केमिकल रिएक्शन में, और केमिकल रिएक्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये तो न्यूक्लियस का केस है, न्यूक्लियस एटम के अंदर काफी बरीड होता है, अंदर दबाव होता है, इसलिए यहां पर जो के यूज करोगे वो लेमडा यूज करोगे, और लेमडा जो होगा वो नॉट डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और प्रेशर, ऊपर लिख ही दिया हमने। ये फर्क है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में ये फर्क है कि केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो नॉट डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड किस पर, ऑन टेम्परेचर। तो इसलिए हम लेमडा लिखेंगे, इसलिए ये रिएक्शन चेंज होके ये बना देंगे हम, लेमडा इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस। बाकी सारी केमिस्ट्री फर्स्ट ऑर्डर जैसी हो जाएगी, बस इसका जो डिके कांस्टेंट है, इसको अब रेट कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, लेमडा को बोलेंगे डिके कांस्टेंट। एंड इट, दोबारा बार बार बोल रहा हूं ये बात, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और प्रेशर। ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा डिके कांस्टेंट, इसलिए लेमडा इज इक्वल टू हाफ लाइफ तो वही आएगी, लेमडा इज इक्वल टू जैसे के आता था तो हाफ लाइफ भी निकालोगे, टी हाफ लाइफ आएगी 2.693 बाई के होता था, या लेमडा आएगा, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, हाफ लाइफ भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। तो हम बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती तो डिपेंड करता, हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बट न्यूक्लियर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो रेडियो एक्टिव डिके भी जो बेटा होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज कर लेते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होता क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें हम, हालांकि 12th के सिलेबस तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। भाई जो रेडियो एक्टिव डिके होता है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कंसिडरेशन में आता है, इसमें आता है कि कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं, रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, इसका मतलब कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो डिके होते रहते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, तो इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब पॉइंट आता है कि न्यूक्लियस कुछ अनस्टेबल क्यों होते हैं, कॉजेज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। भाई ऐसे कौन से न्यूक्लियस हैं जो अनस्टेबल होंगे और क्यों होते हैं, इसका रीजन है, कॉजेज है इंस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एन अपॉन पी रेशो। अगर किसी न्यूक्लियस में, आपको पता है न्यूक्लियस में बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, अगर किसी न्यूक्लियस में एनपी रेशो 1 से 1.6 के बीच रहता है तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर एनपी रेशो किसी का न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का रेशो
मतलब मैं मॉडर्न फिजिक्स की तरफ घूम रहा हूं। अब एनपी रेशो 1 से 1.6 होता है तो वो स्टेबल न्यूक्लियस है, और इससे कम हो जाए, एनपी रेशो लेस देन 1 हो जाए और एनपी रेशो ग्रेटर देन 1.6 आ जाए, तब जो न्यूक्लियस होंगे वो अनस्टेबल होंगे और डिके शो करेंगे, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो एक फिक्स रेशो में होना चाहिए कि भाई प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बराबर हो तो बेस्ट है, और ज्यादा होने लगेंगे तो 1.6 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर ज्यादा हो गए तो फिर प्रॉब्लम होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो एन अपॉन पी रेशो लेस देन 1 हो या एन पी रेशो 1.6 से ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियाई आर unstable and shows radioactivity। तो रेडियो एक्टिविटी शो करने लग जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल है, देखो ग्राफ। आपने कभी ध्यान दिया हो एलिमेंट के ऊपर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में, तो 1 से लेके 20 तक देखो आप, 1 से लेके 20 जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं अप्रोक्सीमेट। जैसे कैल्शियम 40, तो जितने न्यूट्रॉन है उतने प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन बढ़ रहा है उतना न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। लेकिन 20 नंबर एटॉमिक नंबर के बाद देखो, अगर प्रोटॉन 20 तक होते हैं उसके बाद देखो, जैसे आपका प्रोटॉन 20 तक आ गया, कैल्शियम, कैल्शियम से आगे जाओ तो आप देखोगे न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होने लग जाएगा। तो ज्यादातर एलिमेंट इस 20 तक तो इस लाइन में ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन इसके आगे जाओगे तो एलिमेंट का एनपी रेशो जो है वेरी करने लग जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आयरन, आयरन 56 देखो, तो आयरन 56 में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन तो 23 ही है, और आयरन में 23 है, तो 23 56 में माइनस कर दो तो 23 चलेगे, तो न्यूट्रॉन देखो कितने आ रहे हैं, 56 में 23 करो, ये कितना है, 26 है ना, ये 26 एटॉमिक नंबर जो आयरन का है वो 26 है, 56 में 26 करो तो देखो 30 आ गए। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा आगे तो इस रेशियो में आ जाएंगे, और 1.6 से अगर रेशियो बढ़ गया तो अनस्टेबल न्यूक्लियस आएंगे, जैसे कोबाल्ट वगैरह में देखते हो। तो अब जो एलिमेंट यहाँ एन और पी रेशियो जिनका बिल्कुल इक्वल है, स्ट्रेट लाइन है, और जिनका ये एनपी रेशियो यहाँ मैंने वो लिखा है, जिनका एनपी रेशियो 1 से लेके 1.6 के बीच है, वो स्टेबिलिटी जोन है। अब अगर इससे ऊपर आ गया, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो गए 1.5 से, तो यहां अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, और अगर कम भी हो गए, एन अपॉन पी रेशो 1 से 1 कम होगा तब भी अनस्टेबल होंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी जोन कौन सा होता है, स्टेबिलिटी जोन तब होगा जब प्रैक्टिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो किसी भी एलिमेंट के लिए 1 से 1.6 हो। अच्छा, अगर मान लो अनस्टेबल हो गया न्यूक्लियस, एन अपॉन पी रेशो इस रेंज में आ गया या इस रेंज में आ गया, तो वो क्या करेंगे, कैसे स्टेबिलिटी गेन करेंगे, तो स्टेबिलिटी गेन कैसे करेंगे, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के इमिशन से करेंगे वो। मतलब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई gain stability by emission of alpha, beta particle and gamma radiation emission। तो जो भी होते हैं भाई, बहुत सारे अल्फा बहुत सारे बीटा निकाल सकते हैं वो, और तब तक निकालते रहेंगे जब तक वो स्टेबिलिटी जोन में जाएंगे। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जितने भी हैं वो स्टेबिलिटी किससे लेते हैं, वो इमिशन करते हैं, किसका, पार्टिकल का, अल्फा का बीटा पार्टिकल का। और अल्फा बीटा पार्टिकल मास पार्टिकल होते हैं, और उसके बाद गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो अल्फा बीटा का तो मास होता है, इनका मास भी होगा, चार्ज भी होगा, लेकिन गामा रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये मासलेस चार्जलेस है। ये तो सिर्फ एनर्जी बैलेंस करने के लिए होता है, मासलेस और चार्जलेस। तो मेन जो इमिशन है वो प्राइमरी इमिशन इसी का होता है, अल्फा और बीटा पार्टिकल का। प्राइमरी
इमिशन। तो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो सही करने के लिए अल्फा और बीटा पार्टिकल लिमिट करता रहता है, फिर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब गामा रेडिएशन इमिट करता रहता है। तो अब अल्फा बीटा पार्टिकल का नॉलेज ले लो आप कि भाई अल्फा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है। सपोज अल्फा इमिशन होता है या बीटा इमिशन होता है। जैसे हमारे पास मान लो अल्फा इमिशन है। पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा अल्फा पार्टिकल है क्या चीज। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, मतलब डाई पॉजिटिव आयन हीलियम पार्टिकल है। तो इसका जो मास होगा वो चार्ज होगा, और जो टोटल मास होगा 4 होगा, और एटॉमिक नंबर जो होगा 2 होगा। तो सपोज हमारे पास, अब एक चीज सोचो कि सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास नंबर है A1। इससे मैंने एक अल्फा पार्टिकल निकाल लिया। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ बेटा, इसको ऐसे लिखूंगा तो 2He, 4 ही तो होगा ये पार्टिकल। इससे A2 आ गया। तो A2 होने पर देखो मास नंबर में कितना डिक्रीज आया, ये मास नंबर, ये आपका चार्ज या जिसको बोलते हो प्रोटॉन। तो डिक्रीज ऑफ प्रोटॉन 2 यूनिट, और डिक्रीज ऑफ मास 4 यूनिट। तो डिक्रीज ऑफ मास क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। ये सपोज A1 है, A2, इसका एटॉमिक नंबर था Z1, इसका मास नंबर था A1, इसका एटॉमिक नंबर है Z2, इसका मास नंबर है A2। तो सपोज मुझे A निकालना है तो क्या हो जाएगा, A1 में मास की कितनी कमी हुई, एक अल्फा पार्टिकल निकाला तो 4 की कमी हुई और A2 आ गया। तो मुझे अगर कभी भी बेटा अल्फा पार्टिकल निकालने हो तो अगर 4 का मास में चेंज आ रहा है, 4 का, जब भी कैलकुलेट करना हो तो पहले बेटा अल्फा पार्टिकल इमिशन निकालना, फिर बीटा पार्टिकल। तो मुझे अगर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने हैं, सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड, जब भी आपको अल्फा पार्टिकल इमिटेड निकालने हैं तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो आपका क्या होगा, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 4 कर देना। सिंपल सा फार्मूला। मान लो 4 का डिफरेंस आया है, A क्या होगा यहां पर, A1 इनिशियल मास नंबर और A2 फाइनल मास नंबर। तो मान लो मैं कहता हूं A1 200 था, यहां हो गया 196, तो 200 196 बाई 4, तो 4 बाई 4 एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो जब भी आपको अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करने हो और जब भी आपको इवन बीटा करने हो तो पहले बेटा अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना, अल्फा पार्टिकल पहले कैलकुलेट करना है, फिर बीटा पार्टिकल कैलकुलेशन होगा। अदरवाइज सीधा डायरेक्ट बीटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीटा के साथ साथ अल्फा भी निकलते रहते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड निकलना हो तो n अल्फा इज इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई 4। अगर आपको बीटा पार्टिकल निकालना है, अगर आपको बीटा पार्टिकल निकालना है, बीटा पार्टिकल इमिशन, तो बीटा पार्टिकल पहले समझ लो होता क्या है। बीटा पार्टिकल ये है लाइक इलेक्ट्रॉन बट इन न्यूक्लियस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल न्यूक्लियस में होता है तो उसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। इसलिए बीटा पार्टिकल का चार्ज हम जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन जितना -1 लेते हैं और मास नेग्लिजिबल लेते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह। ये मास, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह, और मास थोड़ा सा होता है इलेक्ट्रॉन जितना। इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। -31 को मैंने नेग्लिजिबल कह दिया, मास को होता है
लेकिन मैंने कह दिया प्रोटॉन की कंपैरिजन में, अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो बीटा पार्टिकल ऐसे याद करोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा बेटा। तो देखो, और ये चीजें आपको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम आने वाली हैं। केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत बता रहा हूं मैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है। तो देखो, बीटा पार्टिकल इमिशन कर रहे हो आप, तो बीटा पार्टिकल इमिशन कर रहे हो, मास में तो कोई फर्क नहीं आएगा, नेग्लिजिबल मास आएगा, लेकिन चार्ज में -1 फर्क आएगा। जैसे ये मान लो A1 है और A1 से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, सपोज ऐसे लेता हूं, माइनस ये बीटा पार्टिकल, इसका एटॉमिक नंबर था Z1, मास नंबर था A1, इधर मास नंबर हो गया A2, इसको x ले लो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा A1 तो x और y ले लो। तो A1 था, ये A2 हो गया, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। तो देखो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीटा पार्टिकल से, लेकिन Z1 से मैं अगर -1 करूंगा तो -1 और -1 एक अल्फा पार्टिकल निकालूंगा तो जीटा जो Z2 है एटॉमिक नंबर है वो 1 के इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू Z2। सो ऑन बीटा पार्टिकल emission, one atomic number will be increased. One atomic number will be increased. अगर आप एक बीटा पार्टिकल निकालोगे तो एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा आपका। बीटा पार्टिकल emission, one atomic number will be increase, क्योंकि Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 हो गया। बट ये ध्यान रखना है, आप अल्फा और बीटा निकालते हैं तो दोनों साथ में निकलते हैं। ऐसा नहीं है कुछ एक अल्फा निकलेगा तो बीटा निकलेगा ही नहीं, या बीटा निकलेगा तो अल्फा निकलेगा ही नहीं, ये साइमुलटेनियस निकलते हैं। नोट में, अल्फा एंड बीटा इमिशन कैरिड आउट साइमुलटेनियसली। ये जब भी होगा बेटा तो साइमुलटेनियसली होगा। तो साइमुलटेनियसली होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कैलकुलेशन आए आप अल्फा पार्टिकल निकालोगे। सो ऑलवेज कैलकुलेट फर्स्ट बीटा अल्फा पार्टिकल इमिटेड। जब अल्फा पार्टिकल इमिटेड निकालोगे, फार्मूला आपने पढ़ा है A1 माइनस A2/4। पहले तो अल्फा पार्टिकल इमिटेड निकाल दो, फिर आप बीटा पार्टिकल निकालना, कैलकुलेशन सही जाएगी, फिर गलत नहीं जाएगी। तो बीटा पार्टिकल इमिटेड अब निकालेंगे हम, अब बीटा पार्टिकल, देन बीटा पार्टिकल इमिटेड। तो बीटा पार्टिकल इमिटेड में कैसे करोगे? जैसे मान लो एटॉमिक नंबर था Z1, तो Z1 में जितने भी अल्फा पार्टिकल जाएंगे तो अल्फा पार्टिकल आने पर Z का इफेक्ट तो 2 डिक्रीज हुआ था ना, Z ऊपर देखा था मैं, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हुआ था, तो -2 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। लेकिन जितने बीटा पार्टिकल होंगे उनका इंक्रीज हो जाएगा 1 का, बीटा पार्टिकल इमिशन और एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज, तो 1 इंक्रीज होगा तो 1 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, बैलेंस करोगे तो Z2 आ जाएगा। तो इससे आप नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हो। देन इट मींस क्या हुआ, थोड़ा कैलकुलेटिव, दोबारा अभी रिपीट भी करूंगा मैं आपके लिए, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जब Z1 एटॉमिक नंबर था, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा, जितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उतना डिक्रीज होगा। लेकिन बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो जितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे उतना इंक्रीज हो जाएगा, इज इक्वल टू Z2। तो मुझे अगर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया ना मेरे पास, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जब भी निकालना हो तो क्या आएगा, ये मेरे पास Z2 माइनस Z1 प्लस 2n अल्फा, या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल Z2 माइनस Z1 प्लस ट्वाइस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल चुके आप A1 माइनस A2/4। तो ये यूज करोगे। तो मैंने क्या बताया कि आप कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है तो उसका रीजन होता है बेटा N/P रेशो। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो बिगड़ जाए, 1 से 1.5 के बीच नहीं आए या 1.6 के बीच नहीं आए, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका NP रेशो डिस्टर्ब हो गया। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने
एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता रहता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस चेंज होता रहता है, और इस चेंज करने के लिए वो अपने अंदर से अल्फा और बीटा पार्टिकल निकालता रहता है। लेकिन ये अल्फा ऐसा नहीं है कि पहले बीटा निकाल रहा है फिर अल्फा निकालेगा, तो अल्फा बीटा एक साथ इतने सारे निकल जाते हैं कि सीधा न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। उसकी कैलकुलेशन के लिए पहले हमेशा जब भी आपका प्रॉब्लम आए तो आप अल्फा पार्टिकल इमिटेड वो निकालेंगे, वो इस फार्मूले से A1 माइनस A2 फर्स्ट यही कैलकुलेट करेंगे, चाहे आपसे अल्फा निकलवाए चाहे ना निकलवाए, आप क्वेश्चन में सबसे पहले अल्फा पार्टिकल इमिटेड करेंगे, फिर आप बीटा पार्टिकल इमिटेड करेंगे इस फार्मूले से। तो अल्फा पार्टिकल इमिटेड डायरेक्ट याद कर लो। अब यू नीड टू learn direct formula of alpha particle emitted E1 minus A2 by 4, and then you need to learn the beta particle emission, beta particle Z2 minus Z1 plus 2 A1 upon A2 by 4. I have already told you that A किसके लिए स्टैंड हो रहे हैं, जो भी A आ रहा है वो मास नंबर आ रहा है, जहां भी Z आ रहा है वो आपका एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा अल्फा बीटा से क्या हो जाता है इसमें, तो जरा चेक करो बेटा, अपने आप सारी चीजें आपको जहां टॉपिक स्टार्ट किया वहीं क्लोज हो जाएगा हमारा, कि एक्चुअली प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन नंबर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हमारे पास देखो एज एग्जांपल एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का मास होता है यूनिट प्रोटॉन जितना, लेकिन चार्ज होता है 0। अगर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोटॉन का मास होता है 1 और चार्ज भी होता है 1, पॉजिटिव 1 होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो साथ में एक पार्टिकल बैलेंस करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं बीटा पार्टिकल ही तो रखूंगा एक। तो बीटा पार्टिकल रखूंगा तो बीटा पार्टिकल का मास 0, चार्ज -1, सम लगाओ। अब देखो 1 + 0 1 और +1 - 1 0। इसका मतलब अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इमिशन बीटा पार्टिकल का होता है। अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इससे क्या होगा, न्यूट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो ऐसा करने पर न्यूट्रॉन कम और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो एनपी रेशो इंक्रीज होगा, एनपी रेशो इंक्रीजेस। तो मिल गया ना रिजल्ट। जिनके एनपी रेशो कम होते हैं वो अपना एनपी रेशो बढ़ाना चाहता है तो बीटा पार्टिकल का इमिशन करेगा। सो बीटा इमिशन विल बी increase for increasing n upon p रेशियो। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, दोबारा देखो डिक्रीज हुआ मुझे लगता है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो डाउन हुआ ना, न्यूट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, तो ये चीज वैल्यू ज्यादा रहती है, एनपी रेशियो डिक्रीज हो रहा है। तो बीटा एमिशन विल बी इंक्रीज, बीटा एमिशन विल बी इन डिक्रीज, इंक्रीज की बजाय क्या है डिक्रीज, फॉर डिक्रीजिंग, या सीधा ही करो ना, इतना हम टेढ़ा क्यों लिख रहे हैं, हम सीधा कह रहे हैं कि बीटा एमिशन होते हैं तो एनपी रेशो डिक्रीज होता है। तो जिनका एनपी रेशो कम होता है, अनस्टेबल, ये लिख लो ज्यादा बेटर है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैविंग एनपी रेशो higher than 1.6 decrease their NP ratio by beta emission। अब एग्जामिनर तो घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा ना, इसका मतलब जब भी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक बीटा पार्टिकल बाहर आ जाता है, एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलने से अंदर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, एनपी रेशियो जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैविंग एनपी रेशियो हायर देन 1.6 डिक्रीज देयर एनपी रेशियो, मतलब स्टेबिलिटी जोन में आने के लिए, इमिट बाय बीटा इमिशन, तो बीटा एमिशन कर देते हैं।
देखो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में एक पार्टिकल और होता है, इसको बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। के बेटा शेल होता है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास, के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये पास में के शेल है, यहां इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बम्बार्ड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाए न्यूक्लियस में, तो अंदर जाके करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में रह नहीं सकते। तो उस टाइम बेटा बिल्कुल ही इनवर्ट जो है वो प्रोसेस होगा। उसमें क्या होगा, जो एक अंदर न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन का मास 1, और अभी ऊपर क्या देखा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया, अब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करो। जैसे प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन का मास 1, चार्ज 1+1। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो देखो 1 और 0 का सम 1, और +1 -1 0, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एनपी अपॉन रेशो देखना चाहते हैं, एनपी रेशो। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं किससे, इलेक्ट्रॉन के कैप्चरिंग से। तो इसका मतलब इसमें तो एनपी रेशो इंक्रीज हो जाएगा। तो जिनका एनपी रेशो इंक्रीज करना हो, स्टेबिलिटी जोन में जाना हो, तो आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हो, बम्बार्ड कर दो तो उसके के शेल वाले इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे और वो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा और उसका एनपी रेशो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हो, जैसे आपने ऐसे लिखा, ऊपर वाले केस में क्या लिखा था आपने, देखो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैविंग एनपी रेशो हायर देन 1.6, तो यहां क्या लिखेंगे, एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैविंग एनपी रेशो लोअर देन 1, तो अनस्टेबल हो गए, लोअर देन 1 हो गए तो अनस्टेबल हो गए। तो स्टेबिलिटी कैसे करेंगे गेन, वो इससे कर सकते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग से कर सकते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैविंग एनपी रेशियो लोअर देन 1 गेन स्टेबिलिटी by capturing of इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। तो देखो के शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया तो उससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे उसकी स्टेबिलिटी, मतलब अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस जो होते हैं अलग अलग तरह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ऐसे ही आपने बोला था कि बीटा एमिशन, तो अल्फा पार्टिकल एमिशन भी तो हो गया। अल्फा पार्टिकल देखो, उससे एनपी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा, सपोज अल्फा एमिशन है, अल्फा एमिशन, अल्फा एमिशन से एक पहले एक और बताता हूं, फिर अल्फा एमिशन करते हैं। एक होता है पॉजिट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन का मतलब होता है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट चार्ज देन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जैसा होगा पॉजिट्रॉन, लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, मास नेग्लिजिबल होगा। तो ये देखो किस काम आएगा, ये भी तो हमारा न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के काम आएगा। ये प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, पहले वाला न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में था, कैसे, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का बेटा मास कितना है 1, चार्ज कितना है 0, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, इमिट कर रहा है तो ऐसे करो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास 1, चार्ज +1, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये पॉजिट्रॉन इमिट कर दिया, पॉजिट्रॉन, तो यही तो आएगा 1, और इधर देखो 1 और 0 का सम 1, इधर 1, 0 और +1। तो पॉजिट्रॉन इमिशन से भी क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन भी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जा रहा है, जैसे ये जा रहा था प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन also carried out by positron emission। तो आप देखो, अगर आपका पहला पहला बीटा पार्टिकल इमिशन हुआ तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट करोगे, लेकिन अगले दोनों जो हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग या पॉजिट्रॉन इमिशन, दोनों ही प्रोटॉन
न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के काम आएंगे, वो अपने आप ही प्रोसेसेस होते रहते हैं। ऐसे ही आप बना के देख सकते हो एक कि अगर आपने अल्फा पार्टिकल इमिशन कर दिया, हाँ बोलो बेटा। तो ये जो आपने पार्टिकल्स बताए हैं पॉजिट्रॉन, हाँ ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हाँ, हैं? ये न्यूक्लियस में होते हैं बेटा, न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो वहां प्रेजेंट होंगे। जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री करोगे ना फिजिक्स में, तो उसमें बताया जाएगा आपको, है ना। अभी तो आप ये देखो कि एनपी रेशो कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, डायरेक्ट याद कर लो केमिस्ट्री में। एनपी रेशो बढ़ा कैसे सकते हो और घटा कैसे सकते हो। एनपी रेशो घटाना है तो पहला बीटा इमिशन, एनपी रेशो बढ़ाना है तो दो तरीके बता दिए, या तो के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग कर लो, या फिर पॉजिट्रॉन इमिशन कर दो, या फिर एक तरीका और है अल्फा पार्टिकल इमिशन कर दो। अल्फा पार्टिकल इमिशन, तो अल्फा पार्टिकल इमिशन भी क्या करेगा, देखो आपका अल्फा पार्टिकल भी यही काम करेगा। एनपी रेशो अल्फा पार्टिकल इमिशन आल्सो इंक्रीज एनपी रेशो। कैसे, देखो सपोज कोई न्यूक्लियस है, मान लेते यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 292 है और ये आ गया इसका 238 एटॉमिक मास। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया हमने 2He4, तो कुछ भी बन गया, जैसे ये बन गया थोरियम बन गया, 92 में से 2 चले गए 90, 238 में से 234 चले गए, एक अल्फा पार्टिकल चला गया। तो इसका एनपी रेशो देखो आप, पहले एनपी रेशो देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 238 डिवाइडेड बाई 92, 8 से गया 26, ये कितना है बेटा देखो 4, 146, तो 146 बाई ये न्यूट्रॉन आ गए, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो आ गया 146 बाई 92। तो कैलकुलेशन करो, देखो कितना आया बेटा 146 बाई 92, तो 1 चला गया, 92 कितना आ गया 4, और 14 में से 9 चला गया 5, ये फिर 50 कर लो, 540 कितने पे, 9 5 जा 45, 9 6 जा 5 पे चला जाएगा ना, 5 5 2 जा 10, 9 5 जा 45 46, ये 0 8, ये 80 आ गया, तो 0 से कर दिया, ये 80 आ गया, 0 दे दिया, तो अप्रोक्सीमेट 8 पे चला गया, 8 9 जा 72 आ जाएगा ना, तो 8 पे चला गया। तो इसका एनपी रेशो देखो 158 आ गया। अब इसका निकालो, तो न्यूट्रॉन 234 में से 90 माइनस कर दो, 144, और ये 90, तो 144 को 90 से करो जरा डिवाइड, 9 से ही कर लो, 9 1 जा 9, ये कितना आ गया 5 54, 9 6 जा 54, कितना आ गया 1.6। देखो पहले एनपी रेशो कितना था न्यूट्रॉन प्रोटॉन का 1.58, अब कितना हो गया 1.6, तो एनपी रेशो इंक्रीज हो गया। तो अल्फा पार्टिकल इमिशन करोगे तो एनपी रेशो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल बेटा एट द एंड ऑफ टॉपिक में आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आई वांट टू शेयर विद यू इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री की रेडियो एक्टिव डिके होता है, कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, वो अपने अंदर से अल्फा और बीटा पार्टिकल निकालते रहते हैं नेचुरली। आर्टिफिशियल करोगे तो दूसरे कुछ पार्टिकल बताए, जैसे मैंने के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग या बीटा इमिशन कर सकते हैं। इनमें से जितने भी फिनोमिना है उसमें से जो बीटा पार्टिकल इमिशन है उससे तो एनपी रेशो कम होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कम होता है। बाकी तीनों जो पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल क्या किस किस का इमिशन, अल्फा पार्टिकल इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, इन तीनों प्रोसेस से एनपी रेशो इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली जब भी आपको कैलकुलेशन करना हो तो मैंने आपको शेयर किया है कि आपके काम की चीज है ये, चाहे फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाए चाहे केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाए, आपके काम का पॉइंट है ये कि कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बेटा पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं आपको। तो जब भी आपका आए तो पहले आप अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना, एन अल्फा इज इक्वल टू A1 - A2/4, और फिर बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करना, जिसका फार्मूला मैंने इधर नीचे बताया था आपको। जब भी आपको कैलकुलेट करना हो अल्फा पार्टिकल ये पहले कैलकुलेट करना, A1 A2/4, फिर बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करना, Z2 - Z1 + 2 A1 - A2/4। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर जाएंगे। कुछ पार्ट हमने इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ऐड कर दिया है, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर बेटा, किसी को डाउट हो? जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, वो हमने कर ली है इसमें।
+2 में नहीं है, ये कंपटीशन में आ सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। कोई डाउट हो तो कोई डिस्कस कर सकता है बेटा। सुन रहे हो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये भी बेटा फार्मूले आपने जो जो चीजें बताई हैं एटलीस्ट ये अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो हो जाए। इवन ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप, मॉडर्न फिजिक्स में आप सारा करोगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको बता दिया, आपको केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले पार्ट। क्लियर बेटा? डाउट नहीं है तो मैं लीव कर रहा हूं अभी। इसका डीपीपी डालूंगा, वो सभी बच्चों ने करना है। जितनी क्वेश्चन निकालोगे, मैंने हर बार मैं यही बोलता हूं कि जितना डीपीपी करोगे, चाहे आप सारे मत करो, जितने होते हैं उतने क्वेश्चन करो, इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हमें कोई डाउट है, जैसे किसी बुक में से डाउट है, तो सर वो हम कैसे पूछ सकते हैं आपसे? क्लास में पूछ लिया करो एंड के अंदर, या मुझे व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर कर रखा है उस पर भेज दिया करो। सभी बच्चे ऐसे ही भेजते हैं, तो जैसे टाइम मिलता है मैं भेज देता हूँ। लेकिन इसमें मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, मैं आपको जो तो अपना जो तरीका है, हो सकता है मैंने शेयर नहीं किया हो आपसे, तो ये करोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी चीज। उसमें क्या सिमेट्री बनी रहती है और सभी बच्चों को एक साथ बेनिफिट होता है। सबसे पहले क्या करोगे कि आपको मटेरियल दिया गया होगा ऑनलाइन, मटेरियल है ना बेटा। तो जिस दिन जो टॉपिक करते हैं, सपोज आज अपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा, तो आज जाके आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाओ उसके। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, तो जितनी एक्सरसाइज हो गई है उसके लास्ट में लेवल दे रखे हैं अपने मटेरियल में। लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन, सेकंड के क्वेश्चन, थर्ड के क्वेश्चन, फोर्थ के क्वेश्चन, वो बनाओ आप। अगर आप सभी लोग ऐसा करोगे, तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, मैं आपसे ये डिस्कस कर लिया करूंगा, अभी लेवल के क्वेश्चन बोलो, आपके किससे कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। साथ में डीपीपी है ही, इतना ही काम हो पाता है बेटा, इससे ज्यादा हो ही नहीं पाता। तो जब आप करते हो कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले केल्विन वाला मटेरियल बनाओ, एक्सरसाइज बनाओ, क्योंकि उसमें सारी टाइप के क्वेश्चन आ ही जाएंगे। डीपीपी बनाओ और आप लेवल बनाओ। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन रह जाते हैं, फिर यहाँ एक्स्ट्रा बुक कोई बच्चा कर रहा है, वो एक दो बच्चा करता है, तो मेरे से व्हाट्सएप पे ले लिया करो क्वेश्चन। उस पर आपको कुछ मेरे से बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप अपना क्वेश्चन और नाम डाल दिया करो कि सर ये क्वेश्चन है, मुझे जरा बता दो, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेज दिया करूंगा। तो मेरा जो 9929191327 है जो व्हाट्सएप नंबर है, तो एक सिमेट्री हो जाएगी। तो यहाँ सारे हमारा मॉड्यूल डिस्कस हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं हो जाते हैं। किसी का एक्स्ट्रा है, जैसे आप बोल रहे हो मैंने कोई बुक कर रहा हूं, कोई करना है, तो आप इस पे डिस्कस कर लिया करो। क्लियर बेटा? हाँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट टाइम टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं? टेस्ट आ गया आपका सभी का। मेरे ख्याल से एक चीज शेयर करो मेरे साथ, जब आप टेस्ट देते हो, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं वो तो पता लग जाता होगा आपको। अच्छा, रिजल्ट उसके बाद नहीं तो आता रिजल्ट एकदम। के बाद पता लगता होगा आपको, उस टाइम नहीं पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे अपने। कौन सा टेस्ट है मुझे बता देना, किस टॉपिक का था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैं डिस्कस कर लूंगा। दूसरा ये सुन लो अभी सभी बच्चे, कि अभी आपका जो टेस्ट आएगा उसमें अब मैं कंबाइंड टेस्ट लूंगा। जो पिछला टॉपिक है, पिछला हमने पढ़ा है, आपका पिछला टॉपिक किया था सॉल्यूशन, नहीं कौन सा किया था पहले वाला? हाँ, सॉल्यूशन ही किया ना हमने +2 में आप लोगों के यहाँ। तो सॉल्यूशन, और एक मैंने किया है ये केमिकल काइनेटिक्स प्लस न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कुछ पार्ट। तो जब भी अब टेस्ट लूंगा तो ये दोनों टॉपिक दोबारा आएंगे बेटा आपके, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन। इसका आएगा तो नेक्स्ट क्लास में जिसका भी जो डाउट हो अपना क्लियर कर लेना, क्योंकि टेस्ट में आने वाला बेटा अभी। और डीपीपी सोल्व करो बेटा, मैं देख रहा था बाकी काफी सारे बच्चे डीपीपी नहीं कर रहे हैं। 1 करो, 2 करो, 10 करो, 20 करो क्वेश्चन, जितना हो पाता है उतना करो, लेकिन शेयर करो, तभी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट। मैं अभी लीव कर। हाँ सर हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा लगभग? जब भी होगा कर लेंगे, जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी करेंगे, करते जाओ बस। अभी तो भाई सिलेबस के कई तरीके होते हैं ना, एक तो ये है कि ऊपर ऊपर से करा के 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दूं भाई, अगले